ऑनलाइन का ही मैं बोलूँगा कि मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी है सारी। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आप बहुत करीब होते हैं सिलेक्शन के, पर ऑप्शनल फेल कर जाते हैं। मैंने बहुत लोग जिनके अच्छी रैंक्स आई हैं उनको मैंने डीपली एनालाइज किया और मैंने ये देखा है कि वो लोग मेहनत करते हैं। ये ज़रूर है कि आप अगले साल के लिए ये सोच कर सकते हो कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं राइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं, इनसे जा रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से आ रही है। सर इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू ठीक रहा, बढ़िया था। सर आपका नाम और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा नाम तरुण प्रताप मौर्य है और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी रुड़की से, और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। सर पीसीएस की तैयारी कब से करा? पीसीएस की तैयारी को हो गया 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। सर यहाँ पर अभी क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछे गए उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वेश्चन जनरली मेरे बैकग्राउंड से ही पूछे गए थे। मेरा वर्क प्रोफाइल पूछा गया था कि मतलब मैं अगर जॉब किया था तो कहाँ पे किया था, उससे रिलेटेड कैसी चीज़ें हैं, और आधार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आधार का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया कैसे आधार को आगे बढ़ा सकता है। उसके अलावा ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन मेरा ऐसा नहीं पूछा गया है। ऑप्शनल को बस ये पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शनल को, और अभी तो इतना ही याद आ रहा है। बाकी यूपी से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड? यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी पूछा था कि यूपी में जो यूपी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स ले रही है वो कैसे डिफरेंट है इंडिया से, और चाइना में जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं। अगर हम चाइना वाला मॉडल फॉलो करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये पूछा गया था। और करंट से रिलेटेड सर? करंट से रिलेटेड यार कोई ऐसा सच मुद्दा नहीं था। यूक्रेन रशिया में एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूछा जाएगा, बट नहीं पूछा गया। बजट वगैरह? बजट भी नहीं पूछा गया है। हाँ, ये पूछा गया था कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनके लिए जो सरकार ने सोचा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने हैं, वो क्यों करने की कर रहे हैं, ये चीज़ पे डिस्कशन हुआ था एक। और दूसरा ये पूछा था कि यूपी के बजट को, बस ये पूछा था कि यूपी के बजट में आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो वो एक नॉर्मल सा बीच में क्वेश्चन आया था वो। तो सर इसके पहले आप कहीं पर जॉब कर रहे थे या फिर तैयारी ही कर रहे थे? मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक जॉब करी है। उसके बाद में मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ना चालू किया था। तो यूपीएससी का ही मैंने दिए हैं 4 मेंस दिए हैं, उसमें से 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, और यूपीपीसीएस का ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। तो 3-4 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, 2018-19 के बाद से। कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रहे थे या फिर मतलब सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, घर पे रहकर करी है मैंने सेल्फ स्टडी पूरी। ऑनलाइन का कितना मतलब आपके तैयारी में कितना बड़ा योगदान है ऑनलाइन मतलब सोर्स? नहीं, डेफिनेटली ऑनलाइन का ही मैं बोलूँगा कि मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी है सारी। मतलब ऑफलाइन में बहुत ही मुश्किल है कि मैंने कुछ देखा होगा। सारा कंटेंट मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, चाहे वो हिंदू के डिस्कशंस हो, चाहे वो मेरा ऑप्शनल हो, चाहे वो मतलब कुछ भी, मतलब XYZ। आप जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, उसको मैं फॉलो कर लेता था प्रीलिम्स के लिए, यूपी के लिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मैंने ओनली IAS को फॉलो किया है, और फिर बाकी टेस्ट सीरीज से काम बन जाता है। मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो ऑनलाइन खुद पूरा कर सकता है। तो कहीं पर आपने मतलब ऑनलाइन के लिए बैच वगैरह ज्वाइन किया था या फिर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं वो सारा? नहीं, मैंने मेजरली फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है सारा। मतलब जो भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो किए हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज़ मैंने ली है, उसके लिए मैंने पैसे खर्च किए थे, बट ऑनलाइन फ्री में कंटेंट इतना अवेलेबल है। आप 4-5 चैनल से ही अगर करना चाहोगे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का आपको सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा। तो ऑनलाइन में आई थिंक ऑफलाइन में पैसे खर्च करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। अगर आपको एक डायरेक्शन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको पीयर ग्रुप चाहिए। परंतु अगर किसी के पास नहीं है तो ऑनलाइन से कम्प्लीटली पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है उसमें। पीसीएस के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो किए थे उसके बारे में? सोर्सेज तो देखो यार, वही सब के कॉमन होते हैं। जैसे कि घटना चक्र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पहली बार जब प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मेरे को समझ में आया कि गलती सिर्फ घटना चक्र की ही है। घटना चक्र कर लो आप सारे, उसके अगर शॉर्ट नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे की पीसीएस के लिए आपका रास्ता बिल्कुल खोल देंगे। हर बार घटना चक्र उठा के आप रिवाइज नहीं करोगे। उसके अलावा सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या दूसरा कोई भी चैनल होता है, उनकी जो करंट की कंपाइलेशन आती है आप उसको एक बार देख लें। एंड में ई दृष्टि आती है, वो देख सकते हैं आप। तो करंट और घटना चक्र को मिलाकर ही आपके कम से कम 150 में से 120 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बस ये है कि उसको बार बार करते रहना है और बार बार रिवाइज करना है, दैट्स इट। मंथली मैगजीन कौन सी फॉलो करते थे? मंथली मैगजीन देखो, मैं विजन की करता हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो मंथली मैगजीन मैंने यूपीएससी के लिए फॉलो करी है। यूपीपीसीएस के लिए ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस का कंटेंट आपको यूपीएससी वाली उससे मिल जाता है, और प्रीलिम्स का कंटेंट जो है वो तो किसी भी कंपाइलेशन में आपको स्टेट करंट अफेयर्स और जो वन लाइन करंट अफेयर्स होते हैं वो कहीं से ही मिल जाए। मीडियम सर क्या? मीडियम मेरा इंग्लिश है। सर यूपी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब आपने कहाँ से थे आपको? यूपी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए वही अगेन सेइंग कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो घटना चक्र से ही आप प्रिपेयर करेंगे।
सब्जेक्ट्स के अलावा जो करंट है उसमें अगर जैसे किसी को पूरे साल का करंट नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट एंड के 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाए। और उसके अलावा अगर एंड के 5 महीने का करंट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी वीडियो से गो थ्रू करना है, लंबे वीडियो से। आप एंड में 5-6 कंपाइलेशंस आती हैं अलग अलग चैनल्स की, जिसमें 600 करंट अफेयर्स या 1000 करंट अफेयर्स जो सबसे सही हैं, ऐसे कर लीजिए। तो उसमें जो रिपीट हो रहे हैं बार बार रेपिटेटिव जो क्वेश्चंस हैं वही मेनली पूछे जाते हैं। और करंट के 30-35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 के आसपास तो सभी कर ले जाते हैं। अगर आपने घटना चक्र अच्छे से करी है तो आपको इतना भी अच्छे से करंट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आपने घटना चक्र बहुत अच्छे से नहीं करी है तो आपको करंट के 30 क्वेश्चन एटलीस्ट सही होने चाहिए। सर अभी आप बता रहे थे घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो मतलब किस तरीके से उसको बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स? मतलब जैसे घटना चक्र आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हमेशा एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा नीचे आंसर का। तो उस आंसर को आपने एक बार पढ़ लिया है, उसका एक लाइन में अपना आंसर जो भी आपने लिखना है वो लिख लीजिए। तो उसमें ये होगा, आपको पूरी की पूरी घटना चक्र दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी, एटलीस्ट आपका वन लाइनर टाइप का बन जाएगा। और जब आपके पास वो वन लाइनर होगा तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। वो आपको एक ही बार पढ़ना है, वो 1 साल की मेहनत है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो ही जाता है मतलब इवेंचुअली। सर अभी यूपी पीसीएस में ऑप्शनल भी हट चुका है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? आपको मतलब कैसा लगा जब न्यूज़ पता चली? देखो अभी एक दो ही दिन हुए हैं इस चीज़ को, पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है। हम लोगों का भी कंफर्ट जोन बना हुआ था ऑप्शनल को लेके कि चलो ठीक है आता है अच्छे से कर लेते हैं, तो वो चीज़ थी कि कंफर्ट जोन बनाया। अभी नए पेपर्स ऐड हुए हैं तो उनको नए तरीके से देखना पड़ेगा, पर एटलीस्ट ये है कि उन लोगों के साथ गलत नहीं होगा जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आप बहुत करीब होते हैं सिलेक्शन के पर ऑप्शनल फेल कर जाता है। तो इस चीज़ में मैं इस चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ कि हाँ आयोग ने सही डिसीजन लिया है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो एटलीस्ट एक यूपी के बच्चों के लिए भी एडवांटेज होगा कि यूपीएससी वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे भी आ जाते हैं और यूपीएससी में भी जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस वालों के लिए थोड़ा सा वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज़ में ज़रूर आयोग ने अच्छा स्टेप लिया है, नो डाउट। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? होम डिस्ट्रिक्ट मेरा झांसी है। झांसी। जी सर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए, पेपर वाइज। देखो मेंस के लिए आपके अगर आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो और प्रीलिम्स के बाद मेंस देने जा रहे हो तो आप मेक श्योर करिए कि आपके नोट्स बने हुए हैं। अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आप आंसर राइटिंग में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उन्हीं नोट्स को इम्प्लीमेंट करिए आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग आप अलग से करेंगे तो याद कुछ नहीं रहेगा, उन्हीं नोट्स में आप नई नई चीज़ें अपडेट करते रहेंगे तो एंड में वो नोट्स आपके एक रामबाण हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन कोई भी आए आपके पास कंटेंट ज़रूर होगा हर चीज़ का। और वो जब कंटेंट होता है तो आप कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ लगा के लिख ही डालते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग पक्का करिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर बाई चांस किसी के पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज़ उठा लीजिए, नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए, एक बार उनको लगा कर देखिए और बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करिए और फिर उसके पॉइंटर्स बना लो। तो कम से कम आप 1-2 साल की एक्सरसाइज के है, उसके बाद इतना ज़रूर है कि गारंटी निकलता है। मुझे ये चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मेरे दोस्तों ने करी है और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक्स भी आई हैं। तो इवेंचुअली अगर ये चीज़ हर कोई करता है तो उसको रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने मेहनत करी आपको रिजल्ट मिलेगा, श्योर है। सर जैसे कि मान लीजिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें मतलब किन किन चीज़ों का आंसर में खासकर ध्यान रखना चाहिए ताकि नंबर जो है इंप्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके? देखो आंसर राइटिंग अगर आप किसी भी चीज़ की कर रहे हो तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको उसका बेसिक कंटेंट आना चाहिए। जैसे सपोज कोई भी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब उसका बेसिक कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मीकांत ने उसके बारे में क्या लिखा है। जैसे आर्टिकल 44 लिखा है, ठीक है, अंबेडकर साहब ने उसके बारे में क्या बोला। तो ये होते हैं ब्राउनी पॉइंट्स कि आप अगर अंबेडकर साहब हैं या फिर नसरुद्दीन अहमद हैं, इन सब के अगर आप लिखते हैं तो ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। पर पहले आपको बेसिक कंटेंट प्रिपेयर करना है कि पहले आपका बेसिक कंटेंट हो जाए, उस बेसिक कंटेंट के ऊपर आप करंट प्लस अच्छे लोगों के जो भी कोट्स और सजेशंस होते हैं वो कर सकते हैं, और एक करंट का एस्पेक्ट ज़रूर रखिए अपने आंसर्स में, ताकि अगर आपको कल के दिन एग्जामिनर चेक कर रहा है पेपर तो उसको ये पता हो कि इस बंदे ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर लिखा है जिसके लिए इसको 1 नंबर और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और वो एक नंबर ही ऐड होकर आपके 20 नंबर ऐड हो जाएंगे फाइनली जो भी मेरिट होती है उसमें। जो मेंस का पेपर होता है यहाँ पर अभी आप बता रहे हैं करंट अफेयर ऐड करना चाहिए, तो करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में और उसको कहाँ से तैयार कर सकते हैं? नहीं देखो वो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जाम्पल दिया तो उसकी न्यूज़ आपको ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि एक दिन न्यूज़ आई और उसके बाद वो नहीं आई। अब जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ जैसे रशिया यूक्रेन है तो रशिया यूक्रेन पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही एस्पेक्ट से पूछा जाएगा या वो एक दिन की न्यूज़ थी, वो साल भर की न्यूज़ है।
उस न्यूज़ में से आपको कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगी उसके आपने पॉइंटर्स बना लिए 4-5 पॉइंटर्स, उसमें से अगर आप 2 भी लिखाते हैं तो एटलीस्ट इतना होगा कि आप दूसरों से 1 पॉइंट ज़्यादा लिख रहे हैं और उस 1 पॉइंट से कम आपको आधा 1 नंबर अगर एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है तो आप सोचिए अगर हर क्वेश्चन में आपका ये जुगाड़ चल जाए तो आपके 80 क्वेश्चन है जीएस में टोटल मिला के, उस 80 में से एटलीस्ट आप 60 नंबर तो स्कोर करोगे एक्स्ट्रा, और वो 60 नंबर आपको लिस्ट से अंदर बाहर भी कर सकता है। तो इसके लिए सोर्स मतलब कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई मतलब मैगजीन वगैरह आती है? देखो उस चीज़ में ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने बहुत लोग जिनके अच्छी रैंक्स आई हैं उनको मैंने डीपली एनालाइज़ किया और मैंने ये देखा है कि वो लोग मेहनत करते हैं। मतलब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ के और छोड़ देते हैं और उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाल रहे, अपने नोट्स में नहीं लिख रहे और दूसरे कर रहे हैं, तो शायद मेरे को लगता है वो बेटर रैंक भी डिज़र्व करते हैं और बेटर स्कोर भी डिज़र्व करते हैं। तो ये मेहनत अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो आपको रैंक मिलेगी। जो नहीं कर रहे हैं उनके फिर एवरेज मार्क्स आते हैं, 4-4 5-5 इंटरव्यू देने से कोई मतलब नहीं है। वही लोग मेरे हिसाब से ज़्यादा सही हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए जो लोग एक इंटरव्यू देते हैं और उनको पता होता है कि इंटरव्यू निकल जाएगा क्योंकि उन्होंने मेंस बहुत अच्छा लिखा होता है। तो मेंस में आप खेल जाइए, इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खराब भी जाएगा तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर लैंड करेंगे। इंटरव्यू के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? इंटरव्यू के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि मॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, और पर्सनैलिटी इम्प्रूव तभी होती है जब आप पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अंदर से करप्ट हूँ और मैं करप्शन करूँगा और वहाँ जाके ये दिखा दूंगा, तो आप 20-25 मिनट उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप जो सोचते होंगे वही निकलेगा आपके मुँह से, ईमानदारी आ ही जाती है आपकी बातों में, आप कुछ भी चाहें। तो अगर पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उस पर्सनैलिटी को रोज़ निखारें। जो भी सुप्रीम कोर्ट की डिबेट्स होती हैं, जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, उस पर अपना व्यू पॉइंट बनाकर चलें, क्योंकि वही व्यू पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। पर अगर उसी पे आपका व्यू पॉइंट थोड़ा भी गलत है तो वो पकड़ लेंगे आपको, और पकड़ेंगे तो फिर उसके बाद ऐसा होता है इंटरव्यू बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंटरव्यू में झूठ मत बोलिए, सच सच बोलिए। ठीक है, अगर किसी पे अगर आपका बायस्ड ओपिनियन भी है तो आप बोल दें कि मैम मैं इस पे थोड़ा बायस्ड ओपिनियन रखता हूँ, तो शायद उस चीज़ में अपने आप को रोक लीजिए कि नहीं मैं आंसर नहीं करूँगा, उसको बोल दीजिए सर मैम मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और अगर उस चीज़ पे कुछ देना है तो एटलीस्ट एक न्यूट्रल स्टैंड दीजिए, ताकि सामने वाले बंदे को ये ना लगे कि कल आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कल के दिन तो आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे। सर जो छात्र मान लीजिए पीसीएस का भी एग्जाम देने वाला है, प्रीलिम्स का, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या सजेशन रहेगा? जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं यार, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर घटना चक्र नहीं लगा पा रहे हो, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए तो वही रामबाण है, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ पकड़ के लगाओ मत, रट लो। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप रट भी लोगे और एक बार देखा भी होगा तो कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा। मतलब एग्जाम में 150 क्वेश्चंस में से अगर आप एक भी टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाकर जाते हो, 20-22 टेस्ट उसके, तो आराम से आपका कुछ नहीं है तो 60-70 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस भी नहीं आते जैसे यूपीएससी में आते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप या तो टेस्ट सीरीज लगा लो या तो घटना चक्र लगा लो। इतने टाइम में नहीं होगा, पर ये ज़रूर है कि आप अगले साल के लिए ये सोच कर सकते हो कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं राइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि इस बार सिलेक्शन बिल्कुल डेफिनेटली।